Good morning, friends. Welcome to Crackit. A Crackit is a platform where you can learn about different subjects from very highly educated and experienced teachers. जैसे कि ज्योग्राफी का कोर्स आपको नवनीत सर के द्वारा मिलेगा और हिस्ट्री आपको संबित सर पढ़ाएंगे और मेरे द्वारा आपको पॉलिटी का डिटेल कोर्स शुरुआत से आखिर तक आपको मिलेगा। पिछले क्लास में मैंने जो आपको एक टाइमलाइन दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कंपनी रूल के समय या ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय कौन-कौन से एक्ट लागू हुए, कौन-कौन से एक्ट लागू हुए, जैसे कि उनमें से कुछ थे रेगुलेटिंग एक्ट थे, इंडियन काउंसिल एक्ट थे, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था। तो आइए आज की क्लास में उनको हम डीपली डिस्कस करें और समझें कि इन एक्ट्स में अंदर क्या-क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले थोड़ा हम लोग ये जान लें कि भारत में या अपने इंडिया में कौन-सी या किस प्रकार की गवर्नमेंट चलती थी? जैसे कि इसमें दिया गया है बिफोर 1773 मतलब क्योंकि 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, तो हम लोग उससे पहले देखते हैं कि इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट थी। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ है कि जो अपने भारत में उस समय की गवर्नमेंट थी, वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसमें ऐसा होता है कि इसमें एक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी पूरे स्टेट या पूरे सेंट्रल पे कमांड या पूरा रूल नहीं करती है। इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, जैसे कुछ प्रोविजंस हुए, कुछ स्टेट्स हुई, इनकी भी पावर आपस में बटी होती है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स होती है। लेजिस्लेटिव पावर होती है स्टेट्स के पास, एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट के पास, और सेंट्रल से मतलब सब कुछ डिवाइड ऑफ पावर इसमें मेनली दिखता है। तो ये अपना रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, उससे पहले की गवर्नमेंट के हालचाल थे। देयर वर थ्री जोन्स ऑफ पावर एंड देयर वाज गवर्नर ऑफ ईच जोन्स। जैसे कि 1773 से पहले तीन मेन जोन्स भारत में हुआ करते थे, जिनके हर तीनों के पास अलग पावर थी और खुद की पावर थी। उसमें से तीनों के अपने अलग-अलग गवर्नर थे। एक था गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला था गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा था गवर्नर ऑफ मद्रास और तीसरा था गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि अगली स्लाइड में आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। Each zones were having their legislative and executive powers। मतलब जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि मद्रास जोन था या बॉम्बे जोन था या बंगाल जोन था, तो यहाँ के गवर्नर ऑफ जो भी गवर्नर थे उनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर थी। मतलब वो अपने स्टेट में लॉज या रूल्स बना सकते थे और इसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि यहाँ पे किसी सिंगल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है। यहाँ पे एक जैसे कि ये पर्पल सर्कल है, यहाँ पे इसके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर होगी और दूसरे के पास खुद की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर होगी। मतलब यहाँ पे कोई एक सिंगल हैंडली बॉडी या सिंगल हैंडली अथॉरिटी उसे कंट्रोल नहीं कर रही है। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और इसका बहुत अच्छा, बहुत सटीक एग्जाम्पल आज की अपनी जो गवर्नमेंट है वो है। जैसे कि इस समय अपने जो स्टेट है उसकी डिवीजन ऑफ पावर्स इस तरह की है, जैसे कि पहली है एग्जीक्यूटिव पावर्स और दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर्स और तीसरी अपनी जुडिशरी है, जिसे हम लोग न्यायपालिका हिंदी में बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स वो होते हैं, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं प्राइम मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स हुए अपने, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुए और ब्यूरोक्रेट जो आप आगे बनेंगे, मतलब जिसके आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बनेंगे। इसमें से जो ये प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव पावर होल्डर नहीं होते हैं, बट ब्यूरोक्रेट्स आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव पावर होल्डर्स। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, इनका काम होता है टू मेक लॉज, जैसे कि विधानसभा हुआ और विधान परिषद हुआ, ये हम लोग अपने इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। समझ गए?
जैसे कि जो भी अपने इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और विधान परिषद को जो लोग चुनते हैं, ये फ्रॉम पीपल इनको डिसाइड किया जाता है। और ये एग्जीक्यूटिव जो होता है, ये लेजिस्लेशन से थोड़ी यूनियन लेवल पे होता तो है, पर एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब प्राइम मिनिस्टर आपके यूनियन लेवल पे तो है, पर एक जो लेजिस्लेटिव पावर होगी या लेजिस्लेचर जो होगा उसके हमेशा आंसरेबल रहेगा। जैसे कि अगर अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ या प्रेसिडेंट हुआ कुछ भी गलत कर दे या कुछ भी रूल या रेगुलेशन तोड़ दे, तो हम लोग उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आराम से उसकी सरकार गिरा सकते हैं। तो मतलब परफेक्ट उसकी मतलब राजा जैसी वो नहीं है कि मतलब वो बना ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे हटा नहीं सकते हैं। लेजिस्लेचर की मदद से मतलब जो कि लॉज हम लोग बनाते हैं लेजिस्लेचर, उनसे मतलब अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कर भी रहा है तो हम लोग उसे हटा सकते हैं बाया नो कॉन्फिडेंस मोशन। और वैसे ही हम लोग प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटा सकते हैं। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस मैं आपको आगे की क्लास में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, कैसे प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। तो वैसे ही जो प्रेसिडेंट के साथ होता है वही वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है, हम लोग उनको हटा सकते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जैसे कि जो भी अपने आईएएस या जो भी आईपीएस जो भी अच्छे अच्छे लेवल के बन के जाते हैं वहाँ पे जो सेक्रेटरी लेवल के बनते हैं उन्हीं को हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ये परमानेंट होते हैं, मतलब ये बाया वोटिंग बाया इलेक्शन डिसाइड नहीं किए जाते हैं। अब आएंगे हम लोग जुडिशरी, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपनी। जुडिशरी का मतलब होता है टू इंटरप्रेट लॉज, मतलब जो लॉज होते हैं उनको इंटरप्रेट करना। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं अपने सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ। जैसे इसको हम लोग जुडिशरी सीधे बोल सकते हैं न्यायपालिका, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं कहीं भी भंग हो जाए या भी कोई भी रूल्स तोड़ दिया जाए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से उस पर गौर कर सकते हैं, तो और ये बॉडी उन पर न्याय कर सकती हैं और वहाँ का रिजल्ट दे सकती हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे नीचे लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, ये तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब एग्जीक्यूटिव भले यूनियन लेवल पे है बट इट इज ऑलवेज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, मतलब ये नहीं कि यूनियन लेवल पे है तो वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर नहीं है। उसे कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस हैं अपने इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज हैं जो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं, या मतलब उसका मतलब कुछ भी गलत अगर वो करे तो उसको हम लोग कैसे भी करके हटा सकते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है। ये तो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया था कि 1773 से पहले अपनी गवर्नमेंट कैसी थी, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड आया, मैंने उसको अपने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ जिस समय भारत के वो आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। इट वॉज द first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। ये एक पहला ऐसा स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईजिली ईआईसी को रेगुलेट कर सके या उसे कंट्रोल कर सके। और जैसे कि दूसरा पॉइंट है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब पहले की कंपनी में जो भी था कोई रूल रेगुलेशन कोई पर्टिकुलर क्लियर नहीं था, लेकिन अब ये पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड हो गया था कि जो कंपनी होगी उसके पॉलिटिकल काम ये होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ये करेगी कंपनी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मतलब ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ का पहला स्टेप था, क्योंकि इससे पहले तो अपनी जो भी गवर्नमेंट थी वो डिसेंट्रलाइजेशन ही थी, मैंने आपको बताया है। और सेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पूरे जितने भी अथॉरिटी है उन पर कंट्रोल करती है, तो इसी का मतलब हुआ सेंट्रलाइजेशन, जो कि यहाँ सब स्टार्ट हो गया था। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चार्टर एक्ट बाय रिवाइजिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द चार्टर और लाइसेंस एवरी 20 ईयर्स। वो चार्टर उस इन रेगुलेटिंग एक्ट को चार्टर एक्ट भी कहते हैं, बिकॉज हर 20 ईयर्स बाद ये जो कंडीशन थी चार्टर की उसको दोहराते हैं, इसलिए इनको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ओनली कंट्रोलिंग ईआईसी नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि जो इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल्स या रेगुलेशन लागू किए थे ईआईसी पर,
इससे ये नहीं बता होता साबित कि वो इंडिया गवर्नमेंट पे अपना रूल कर रहे थे, वो सिर्फ इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे। उनका सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ओनली कंट्रोलिंग ईआईसी, नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ इस एक्ट के द्वारा ईआईसी को कंट्रोल कर रही थी, कोई पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा अपने हाथ में नहीं ले रही थी। इसमें यह समझाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आगे क्या क्या हुआ, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? Features of Regulating Act 1773. First time legislative power of the Governor of Madras, Bombay started going to Governor of Bengal. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1773 से पहले जो 3 जोन्स थे उनके पास अपनी खुद की अलग अलग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, मतलब वो इंडिपेंडेंट थे। पर यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसा पहली बार हुआ कि जो कि पावर ऑफ मद्रास के गवर्नर की थी और जो पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे की थी, वो अब धीमे धीमे स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब कि अब गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे सबॉर्डिनेट होते जा रहे थे किसके? गवर्नर ऑफ बंगाल के। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज्ड पावर ऑफ इंडिया, और इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग। इसने जैसे कि अब जो भी गवर्नर ऑफ मद्रास था या जो भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे था वो इसके गवर्नर ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो ही गया था। तो इस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कुछ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर में जो ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो इसका नाम भी अब इसको नया नाम मिला, जिसको अब हम लोग गवर्नर नहीं बोलते हैं, जिसको अब हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले खाली गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, पर अब इसको नया नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमेशा याद रखिए कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। It made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier when the three presidencies were independent of one another. ये तो आपको मैंने अभी समझा ही दिया है कि जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके अब नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो भी गवर्नर ऑफ मद्रास था उनके नीचे आ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta, comprising one Chief Justice and 3 other justices. 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट में ही हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट मिली थी, जो कि कोलकाता में 1774 में हुआ था। इसमें 4 जजों की कोर्ट बनाई गई थी, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस था और 3 अलग अलग जजेस थे। इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। इसमें यह बताया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मतलब जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे उनको साफ इनकार कर दिया था कि आप किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय पूरी मतलब ईआईसी थी वो घिर चुकी थी, क्योंकि हर एक चीज़ का उन्हें सब कुछ बताना पड़ता था अपने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्हें लगा कि अब तो पैसा कमाने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने सोचा कि अब लाइए हम लोग प्राइवेट ट्रेड करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा। तो उन्होंने लेकिन कंपनी की ये चल ना पाई और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बता दिया कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और ना किसी भी तरह की आप घूस लेंगे या कुछ भी, मतलब जो भी नेटिव्स हैं वहाँ के जैसे कि बंगाल के जो भी पर्सनल ट्रेडर्स हुए या जो भी हुए उनसे आप कोई घूस ऊस या फिर कोई भी उपहार नहीं ले सकते हैं। इसमें साफ साफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बता दिया है। और इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी
टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को और मजबूत बना दिया ईआईसी के ऊपर, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठा दिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग थे जो कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर रहा है उस पर आंखें रखते थे कि वो क्या कर रहा है, और उसका जो भी मतलब कोई भी ट्रेड हुआ या कोई भी पैसा आया तो सब कुछ ब्यौरा आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ता था। रेवेन्यू से कितना आया, मिलिट्री अफेयर्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब एक यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप समझें कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए, अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वॉज डिजाइन टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था, ये एक टाइप का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसा ही है, लेकिन एक अलग से काउंसिल 4 मेंबर की डिजाइन की गई थी जो कि गवर्नर जनरल पर निगाह रखेगा। मतलब अगर गवर्नर जनरल को कुछ भी करना पड़ा है, कोई भी रूल या एक्ट लागू करना है, तो पहले तो इसमें ऐसा होता था, जो भी ये 4 मेंबर के लोग हैं इनमें वोटिंग होती थी। मतलब कोई भी रूल लागू किया तो पहले ये 4 लोगों के पास जाता था, यहाँ पे वोटिंग हुई होती थी, और वोटिंग में अगर मतलब ये मतलब ज़्यादा होगा तो वोटिंग 3/1 हो गई या 4/0 हो गई, तो मतलब वोटिंग के जरिए कोई सा भी रूल या एक्ट अपने भारत में लागू होगा। तो इसमें यही दिखाया गया है कि इससे वोटिंग वाया वोटिंग इन 4 लोगों से पूछकर, इन 4 लोगों से समझकर तभी कोई भी लॉ लागू हो सकता है। और इसी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो जो भी 4 मेंबर थे, इस काउंसिल को काउंसिल ऑफ 4 और कोलकाता काउंसिल भी बोला गया है। याद रखिएगा, इसका नाम दूसरा यही है जो चार, कोई भी कभी किसी पेपर में पूछ सकता है कि 4 मेंबर्स जो कि डिजाइन किए गए थे असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, उन काउंसिल को और क्या क्या बोला जाता है, उन काउंसिल को बोला जाता है काउंसिल ऑफ 4 एंड कोलकाता काउंसिल। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट तो हम लोगों का लगभग लगभग सब आपने आपको बता ही दिया है क्या क्या हुआ है। अब जल्दी से समरी कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में अपने क्या क्या था। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले था, जो हमने आपको बताया था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जैसे कि 1773 से पहले जो अपनी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो अब सेंट्रलाइजेशन की ओर धीमे धीमे बढ़ रही थी, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से ज़्यादा तो पहले ही पावर हो चुकी थी, लेजिस्लेटिव पावर हो गई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और दूसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, मतलब वही जो गवर्नर पहले था बंगाल का, उसका नाम बदल कर अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे थे, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और चौथा पॉइंट है मेकिंग ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी शब्द पे गौर करना। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी रेवेन्यू आएगा या जो भी एक्ट होगा, ये जो ईआईसी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकाउंट करेगी, मतलब जो भी करेगी ये सब कुछ वाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसे बताएगी। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द यूज किया है कि मेकिंग ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको सब कुछ जो भी ब्यौरा है वो सब आपको वाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड। जब कोई मैंने आपको बता ही दिया है कि उस समय ईआईसी ने सोचा कि सब कुछ तो अब इतने रूल्स लग गए बंद हो गया है, तो क्यों ना हम लोग प्राइवेट ट्रेड करके पैसा कमाएं। पर वो भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था कि कोई भी ईआईसी का मर्चेंट या ट्रेडर प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता है, या ना किसी से घूस ले सकता है, ना किसी से किसी भी प्रकार का उपहार ले सकता है या गिफ्ट ले सकता है। अब ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें बताया गया है कि फेलर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत कुछ हुआ जो कि मैंने आपको इस क्लास में बताया है, लेकिन कुछ ऐसी कुछ वजह रह गई जिससे कि रेगुलेटिंग एक्ट भी आगे ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। आइए उन वजह के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट उतना कामयाब नहीं हो पाया और उसे भी आगे चेंज होना पड़ा। तो देखिए, इसमें लिखा है पहला पॉइंट, देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब इसमें ये
समझाया गया है कि जैसे कि जो भी वहाँ उस समय का गवर्नर जनरल था, जो कि हम लोग बोलते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो भी काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो अपने खुद में क्लियर नहीं थे कि उनका पर्टिकुलर काम क्या है। जैसे गवर्नर जनरल जो रूल्स और रेगुलेशन बनाता था या जो भी इंडिया पे इम्प्लीमेंट करता था, उसे क्लियर नहीं था कि ये काम मेरा है या मैं इसे कैसे करूं, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मैं बताऊं, या मतलब और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी जो बीच में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक बॉडी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने के लिए थे, वो भी क्लियर नहीं थे अपनी पावर्स को लेके कि भाई जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है वो मैं उसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाऊं या कैसे भी सब कुछ बताऊं। मतलब देयर वाज लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब कोई क्लियर पावर नहीं थी। और दूसरा इसमें पॉइंट लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट क्लियर अबाउट इस पावर। हाँ वही बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर कट नहीं अपना आइडिया था कि वो किस रूल्स को लेके कैसा न्याय करे और कैसा कुछ करे। तो इससे आगे दिक्कत हुई और इतना ज्यादा कामयाब रेगुलेटिंग एक्ट नहीं हुआ। और इसमें दिया गया है कि ऐसी वॉज नॉट कोऑपरेटिव विद ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉज। और ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मतलब फेलर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट का, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी लॉज बने हुए थे उनसे बिल्कुल ही खुश नहीं थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स ने सोचा है कि 1600 ईस्वी से हम लोग यहाँ पे आए हैं और 1773 हो गई, लगभग लगभग 200 साल से हम लोगों ने यहाँ पे इतनी मेहनत की, इतनी ट्रेड्स की, सब कुछ यहाँ की राजनीति समझी, सब कुछ यहाँ का कल्चर समझा, उस पे हम लोगों ने आगे बढ़े। और अब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने नए नए लॉज बना रही है, हम लोगों को रोक रही है। तो उससे उन्हें अंदर से अंदर ही अंदर बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वो अच्छे से कॉपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं कर रहे थे। तो इसी फेलर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट को आगे सही करने के लिए 1781 में आया था अमेंडिंग एक्ट, जो कि हम आपको अगले क्लास में बहुत अच्छे से और सही से आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज कर लेना और अच्छे से ध्यान में रखना, और आगे आपको हम अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।